हम्म आज जो डिस्कस कर रहे हैं, आज कर रहे हैं डिस्कस स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। या तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप कैसा होगा, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। कल जो हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो रेट ऑफ शिफ्टिंग है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एमआरटी है, रेट ऑफ शिफ्टिंग है, रिसोर्सेज जो शिफ्ट करने की रेट है, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहती है। इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब है, मैं जैसे जैसे रिसोर्सेज शिफ्ट करता हुआ जाऊंगा एक गुड से दूसरे गुड में, जैसे जैसे रिसोर्सेज शिफ्ट करेंगे एक से दूसरे गुड में, हमेशा जो रेट ऑफ शिफ्टिंग रहेगी, जो रेट ऑफ शिफ्टिंग है, मुझे सेक्रीफाइस ज्यादा करना होगा उस एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन के लिए। जैसे मैं जब ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन पे स्विच किया, मैंने स्टार्टिंग में केवल 1 टन का सेक्रीफाइस किया था एक एडिशनल टन बनाने के लिए। मैंने केवल 1 टन का सेक्रीफाइस किया था एक एडिशनल टन प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद मैंने 2 टन का सेक्रीफाइस किया एक एडिशनल टन बनाने के लिए, और ये रेट बार बार बढ़ती गई। हर बार ये रेट बढ़ती गई। मुझे एक एडिशनल यूनिट बनाना है, एक एडिशनल टन प्रिपेयर करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है दूसरे गुड का, तो मुझे पहले वाले गुड का कुछ ज्यादा सेक्रीफाइस हर बार करना पड़ेगा। इसी की वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप है वो रहता है डाउनवर्ड। इसी की वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप रहता है डाउनवर्ड। मैं एक बार ग्राफ वापस बनाऊं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। जो मेरा वाई एक्सिस है, इस पर मैंने लिया है वीट, और एक्स एक्सिस पे लिया राइस। मैंने स्टार्टिंग में जो मेरा वीट का प्रोडक्शन था, स्टार्टिंग में जो मेरे वीट का प्रोडक्शन था वो इस पॉइंट पे था, कि मैंने जो राइस था उसका प्रोडक्शन किया 0, और 15 टन वीट का प्रोडक्शन किया। फिर मैंने राइस का प्रोडक्शन थोड़ा इंक्रीज किया और वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज किया। तो हम इसका मतलब कुछ इस पॉइंट पे आया वो प्रोडक्शन, कि मेरा जो वीट का प्रोडक्शन था वो डिक्रीज हो गया और राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। फिर धीरे धीरे करके मैंने प्रोडक्शन वीट का कम किया, राइस का इंक्रीज किया, कुछ ऐसे। तो मेरा जो पीपीसी का स्लोप आता है वो नीचे डाउनवर्ड आता है, कि हर बार एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए मुझे एग्जिस्टिंग या पहले वाले गुड के कुछ ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। मुझे एग्जिस्टिंग जो मैं यूनिट एग्जिस्टिंग गुड जो पहले बना रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए इस बार कुछ ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा। उसी की वजह से पीपीसी का शेप होता है कॉनकेव, और स्लोप रहती है डाउनवर्ड। कॉनकेव का मतलब कुछ इस तरीके की शेप आएगी, कुछ इस तरीके से, क्योंकि जो रेट ऑफ शिफ्टिंग है वो मेरी हर बार इंक्रीज होने लगती है। दैट्स वाई पीपीसी इज कॉनकेव, जो हमने नीचे भी लिखा हुआ है। एक बार नीचे भी देख ले। ड्यू टू इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बढ़ने की वजह से या फिर रेट ऑफ चेंज के इंक्रीज होने की वजह से पीपीसी का शेप रहता है कॉनकेव एंड लेफ्ट टू द राइट। इसकी वजह से ही पीपीसी की शेप रहती है कॉनकेव। अदरवाइज यदि ये रेट ऊपर वाली कांस्टेंट होती, मैं 3 ग्राफ बनाऊंगा अलग अलग। जो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है ये उस ग्राफ के लिए ही है। मैं 3 अलग अलग ग्राफ बनाऊंगा। 3 ग्राफ किस किस कंडीशन के लिए? पहली कंडीशन वही है कि मुझे सेक्रीफाइस की रेट मेरा सेक्रीफाइस की रेट इंक्रीज हो रही है। मुझे स्टार्टिंग में 1 टन बनाने के लिए, या फिर टन में नहीं बात कर रहा हूँ, अब मैं यूनिट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा जो एडिशनल प्रोडक्शन काउंट करेंगे वो यूनिट के फॉर्म में करेंगे। तो इनिशियली बात कर रहा हूँ कि मुझे एक एडिशनल यूनिट बनाना है सेकंड गुड का, तो पहले मैंने सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट। मुझे गुड राइस का 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो मैंने वीट का 1 यूनिट इनिशियली सेक्रीफाइस किया। फिर मैंने 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए एक बनाने के लिए। फिर मैंने 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए एडिशनल एक बनाने के लिए। तो इसका मतलब मेरा सेक्रीफाइस करने की रेट है वो बार बार इंक्रीज होती जा रही है। पहला केस जब वो रेट इंक्रीज होगी।
दूसरा केस जब वो रेट होगी डिक्रीज, दूसरा केस जब वो रेट होगी डिक्रीज, हाँ लिखें, इस जगह लिखते हैं, ठीक है, जब वो रेट होगी डिक्रीज, मैंने स्टार्टिंग की 1 यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट का सेक्रीफाइस किया है, फिर मैंने 1 यूनिट बनाने के लिए कुछ 1 से कम यूनिट का सेक्रीफाइस किया है, या फिर मैं थोड़ा डेसिमल में नहीं जाऊं, मैंने स्टार्टिंग में राइस की 1 यूनिट बनाने के लिए, मैंने स्टार्टिंग में राइस की 1 यूनिट बनाने के लिए सपोज वीट के मैंने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, इनिशियल में 1 यूनिट बनाने के लिए मैंने वीट की 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, ये मेरा एग्जांपल नंबर सेकंड है। फिर मैंने एडिशनल 1 बनाने के लिए वीट के 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर आखिरी में मैंने वीट का एक बना सॉरी राइस का 1 बनाने के लिए वीट का 1 सेक्रीफाइस किया। दूसरे एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने राइस की 1 यूनिट बनाने के लिए वीट की 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर मैंने राइस की 1 यूनिट बनाने के लिए वीट की 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, और आखिरी में राइस का 1 यूनिट बनाने के लिए वीट की 1 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। पहले एग्जाम्पल के कंपैरिजन में ये एग्जाम्पल जस्ट अपोजिट है कि इस वाले एग्जाम्पल में जो रेट हो रही है वो डिक्रीज होती जा रही है हर बार, सेक्रीफाइस करने की रेट बहुत कम है, या फिर सेक्रीफाइस करने की रेट हमेशा डिक्रीज होती जा रही है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तीसरे की बात करें, तीसरे वाले में मैंने सबसे पहले 1 यूनिट बनाई 1 सेक्रीफाइस करके, मैंने राइस की 1 यूनिट बनाई है 1 वीट की यूनिट सेक्रीफाइस करके, फिर वापस राइस की 1 यूनिट बनाई है वीट की 1 यूनिट सेक्रीफाइस करके। इस बार जो मेरा सेक्रीफाइस करने की रेट है वो इक्वल है। 3 अलग अलग केस हो गए। पहला केस जब रेट इंक्रीज हो रही है, दूसरा केस जब रेट डिक्रीज हो रही है, और तीसरा केस जब रेट कांस्टेंट है। तीनों के ग्राफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जब भी रेट इंक्रीज होगी तो पीपीसी का शेप रहेगा कॉनकेव, जब भी रेट डिक्रीज रहेगी तो पीपीसी का शेप रहेगा कॉन्वेक्स, और जब भी रेट कांस्टेंट रहेगी तो पीपीसी का शेप रहेगा स्ट्रेट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की लाइन रहेगी स्ट्रेट। यहाँ पर बोल सकते हैं इंक्रीजिंग एमओसी या एमआरटी, यहाँ पर डिक्रीजिंग एमआरटी या फिर एमओसी, यहाँ पर कांस्टेंट एमआरटी या फिर एमओसी। जब रिसोर्सेज सेक्रीफाइस रिसोर्सेज शिफ्ट करने की रेट, जब रिसोर्सेज शिफ्ट करने की रेट पर, या फिर जब मैं रिसोर्सेज शिफ्ट करूंगा वीट से राइस की तरफ, अभी मैं केवल एक एग्जांपल को पकड़े हुई हूँ वीट और राइस, मैं दूसरे पे नहीं गया। मैंने सबसे पहले वीट प्रोड्यूस किया था, फिर मैंने जितने भी रिसोर्सेज वीट वाले थे राइस पर शिफ्ट करना स्टार्ट किया। पहले वाले एग्जांपल में मेरी ये शिफ्ट करने की रेट बार बार इंक्रीज हो रही थी। सबसे पहले वाले में 1 यूनिट का सेक्रीफाइस किया था, फिर 2 यूनिट का सेक्रीफाइस, फिर 3 यूनिट का सेक्रीफाइस, फिर 4 यूनिट का सेक्रीफाइस। कि जब भी जो एमआरटी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, यदि ये इंक्रीज रहती है तो पीपीसी का शेप रहेगा वो कॉनकेव होगा। यदि यह रेट डिक्रीज होती है तो पीपीसी का शेप कॉन्वेक्स रहेगा। यदि यह रेट कांस्टेंट रहती है तो पीपीसी का शेप रहेगा एक स्ट्रेट लाइन। ये बात की हमने स्लोप ऑफ दी पीपीसी की। स्लोप मतलब पीपीसी का जो ढांचा होगा, पीपीसी का जो शेप होगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा लेफ्ट टू राइट। पीपीसी का जो स्लोप रहेगा वो रहेगा लेफ्ट टू राइट, और इसका शेप रहेगा कॉनकेव। कॉनकेव इसीलिए हम हमेशा मानते हैं कि प्रोड्यूसर्स के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबसे पहले उन रिसोर्सेज को उस जगह लगाएगा जहां जिस प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चर करने में स्पेशलाइज है। प्रोड्यूसर के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं सबसे पहले वो रिसोर्सेज उस जगह इंट्रोड्यूस होंगे जिस गुड को प्रोड्यूस करने में उस रिसोर्सेज की स्पेशलिटी है। उसके बाद शिफ्ट करेगा वो दूसरे गुड में, और जैसे वो शिफ्ट करता हुआ जाएगा प्रोडक्शन का जो रेट है या फिर रिसोर्स शिफ्ट करने की दर है वो स्लोप हमेशा इंक्रीज होती जाएगी, एमआरटी इंक्रीज होती जाएगी। मुझे पहले गुड का सेक्रीफाइस हर बार थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा दूसरे गुड की एडिशनल 1 यूनिट को बनाने के लिए, या फिर जो मेरा एमआरटी है वो हमेशा
इंक्रीज होता हुआ जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर। ये बात थी स्लोप की। अब बात करें अगले टॉपिक की, जो है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन जो हम अटेन कर सकते हैं। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन जो हम अटेन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें एक बार, जो मैंने कल डिस्कस किया था कि मेरे पास 1 एकड़ लैंड है, मेरे पास जमीन है वो केवल 1 एकड़ है। अब उस जमीन में मैंने 2 गुड्स प्रोड्यूस करने की सोची है। नंबर 1 इज व्हीट और नंबर सेकंड इज राइस। मेरे पास जो लैंड है वो 1 एकड़ ही है, मेरे पास जमीन केवल 1 एकड़ है। ऑप्शन 2 है, या तो व्हीट प्रोड्यूस करें या फिर राइस करें, या तो व्हीट का प्रोडक्शन हो या फिर राइस का प्रोडक्शन हो। 2 ऑप्शन है मेरे पास। अब इन दोनों ऑप्शन में से प्रोड्यूसर या तो व्हीट प्रोड्यूस कर ले या फिर राइस प्रोड्यूस कर ले या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर ले। इसका मतलब जैसे ही मैंने ग्राफ बनाया वो ग्राफ आया ये। जो ग्राफ, ये ग्राफ बना कैसे, अलग अलग कॉम्बिनेशन को ऐड करके। ग्राफ प्रिपेयर कैसे हुआ, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऐड करके। ये सारे कॉम्बिनेशन ऐड करके बनाए ये ग्राफ। अब जो मेरा प्रोडक्शन रहने वाला है, मेरे पास ऑप्शन है, मैं सभी पॉइंट्स को नाम दे दूंगा। ये मेरा ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सबसे ऊपर वाला पॉइंट ए, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी और कॉम्बिनेशन ई। कॉम्बिनेशन ए पर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ 15 और 1, सॉरी 15 और 0। कॉम्बिनेशन बी पर 14 और 1। कॉम्बिनेशन सी पर 9 और 3। कॉम्बिनेशन डी पर कितना था वो, सॉरी यहाँ पर आएगा 12 और 2। 12 और 2 सी पर, कॉम्बिनेशन डी पर 9 और 4, कॉम्बिनेशन ई पर 0 और 5। मैंने एक कॉम्बिनेशन डाल दिया है। मैंने स्टार्टिंग में 1 यूनिट का सेक्रीफाइस किया ए से बी पे जाने के लिए, फिर मैंने 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर मैंने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया और आखिरी में मैंने पूरे 9 यूनिट का सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सेक्रीफाइस करने का जो रेट है वो इक्वली इंक्रीज हो, जैसे हर बार क्या एक एक से इंक्रीज होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यह जरूरी है कि इंक्रीज होनी चाहिए। मैंने ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन में स्विच करने के लिए सबसे पहले सेक्रीफाइस किया था 1 यूनिट का, व्हीट का 1 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। फिर बी कॉम्बिनेशन से सी कॉम्बिनेशन पर स्विच करने के लिए मैंने 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। फिर सी से डी पर जाने के लिए मैंने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। तो क्या हर बार एक एक यूनिट का ही सेक्रीफाइस करेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले 1 का करता हूँ, फिर मैं 3 का भी कर सकता हूँ, इसके बाद मैं 5 या 6 का भी कर सकता हूँ। लेकिन जो शिफ्ट करने की रेट है वो हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए। और फिर अब बात करें अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होता है। आज यदि प्रोड्यूसर चाहता है मैं 16 यूनिट व्हीट के प्रोड्यूस कर लूं, आज प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं 16 यूनिट व्हीट के प्रोड्यूस कर लूं, क्या यह पॉसिबल है? क्या प्रोड्यूसर 16 यूनिट व्हीट के प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारे पास रिसोर्सेज कहाँ हैं? तुम्हारे पास रिसोर्सेज तो केवल उतने ही हैं जिससे मैक्सिमम 15 यूनिट व्हीट के प्रोड्यूस हो सकें। यदि तुम रिसोर्सेज इंक्रीज करते हो तब पॉसिबल है 16 यूनिट बनाना। लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अदम्पशन है रिसोर्सेज आर कांस्टेंट। तो इसका मतलब 16 यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, ये 16 यूनिट प्रोड्यूस करना मुश्किल है। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन जो टीपीसी की लाइन तक लाई करते हैं, पीपीसी लाइन के ऊपर या पीपीसी लाइन तक कहीं इसके अंदर, ये सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। या फिर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, एक प्रोड्यूसर के पास जितने भी संसाधन हैं, उन सभी संसाधन, उन सभी रिसोर्सेज को यदि बिजनेस में लगा दिया जाए तो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन होगा। मेरे पास 100 लोग काम करने वाले हैं, 100 के 100 लोगों को लगा दूं
तो अधिकतम प्रोडक्शन कितना होगा वो बताती है पीपीसी लाइन। पीपीसी लाइन shows the optimum production of two goods, or we can say combination of two goods, optimum production combinations of two goods। ये पीपीसी लाइन शो करेगी कि हम दो गुड की मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने यूनिट प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे यदि व्हीट के अधिकतम बनाने हैं तो 15 यूनिट बनेंगे, राइस के अधिकतम बनाने हैं तो 5 बनेंगे। हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम, राइस का एक भी नहीं बनाए, व्हीट के 10 बना लें। हम 2 यूनिट व्हीट के बना लें, 1 यूनिट राइस का बना लें। तो इसका मतलब ऐसे पॉइंट्स या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन जो इस पीपीसी लाइन के नीचे लाई करते हैं, इन कॉम्बिनेशन में कभी भी सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं होंगे। मैं बात करूं, मेरे पास 100 लोग थे काम करने वाले, मैंने केवल व्हीट के बनाए 10 यूनिट बस। ये 100 लोग बना सकते थे अधिकतम 15, मैंने बनवाए केवल 10 हैं। इसका मतलब मैंने सारे रिसोर्सेज एंगेज ही नहीं किए होंगे। और यदि सारे रिसोर्सेज एंगेज नहीं करेंगे प्रोडक्शन के अंदर, तो फिर जो पीपीसी, जो पॉइंट, जो भी मेरे कॉम्बिनेशंस आएंगे वो पीपीसी लाइन के ऊपर नहीं, पीपीसी लाइन के अंदर आएंगे। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब दोज कॉम्बिनेशंस विच स्टेट्स या विच लाइन आइदर ऑन द पीपीसी लाइन और अप टू दी पीपीसी लाइन। ऐसे कॉम्बिनेशन ये या तो पीपीसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे या पीपीसी लाइन के अंदर लाई करेंगे। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन जो पीपीसी लाइन के बाहर लाई करेंगे। नाम में कह रहा है अनअटेनेबल। ऐसे कॉम्बिनेशन जो हम अटेन, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, टू गेट समथिंग। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, अनअटेनेबल है। और जो अटेन कर सकते हैं वो अटेनेबल है। मैं वापस से ग्राफ बना रहा हूँ। मैंने इसमें कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे एक कॉम्बिनेशन ये है, मैं अलग अलग नाम दे दूं सबको। अब ये मेरा ए बी सी डी ई एफ जी। अब इन सभी पॉइंट्स में मेरा अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन सा है और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन सा है। सबसे पहले बात करें अनअटेनेबल या फिर नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं। नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन कौन। तो इसका मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन जो पीपीसी लाइन तक या पीपीसी लाइन के नीचे लाई करेंगे सारे अटेनेबल हैं, जो कि मेरा है सी डी ई एफ और जो जी। और जो मेरे ए और बी हैं ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अब जो अगला टॉपिक है वो है शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ द पीपीसी। शिफ्ट का मतलब होता है जब पीपीसी एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीटली शिफ्ट होगा। जहां पर मेरे जो वाई एक्सेस पे गुड है व्हीट, उसका भी प्रोडक्शन चेंज होगा, और जो मेरा एक्स एक्सेस पे गुड है राइस, उसका भी प्रोडक्शन चेंज होगा। वो शिफ्ट है। या फिर मैं एक प्रॉपर लैंग्वेज में बात करूं, शिफ्ट मीन्स, शिफ्ट मीन्स व्हेन रिसोर्सेज आर चेंजेस, जब रिसोर्सेज चेंज होंगे। अब चेंज का मतलब रिसोर्सेज इंक्रीज भी हो सकते हैं और रिसोर्सेज डिक्रीज भी हो सकते हैं। इंक्रीज कब होंगे, मनी एक रिसोर्स है। अब जब भी इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, जब भी विदेशी लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब इंडिया के अंदर मनी की जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी। तो एफडीआई की इंक्रीज होने से रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे। रिसोर्सेज डिक्रीज कब होंगे, ह्यूमन एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। अब यदि किसी जगह बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो बाढ़ आने की वजह से लोग अपनी जान गंवा बैठे, तो कहीं ना कहीं जो पहले काम करने वाले लोग थे 100, अब बाढ़ की वजह से लोग, उसमें से इनकी 5 की डेथ हो गई, तो काम करने वाले केवल रह गए 95। तो यहाँ पर रिसोर्स हो गए डिक्रीज। पीपीसी विल शिफ्ट व्हेन रिसोर्सेज आर चेंजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोथ द गुड्स। जब रिसोर्सेज चेंज होंगे दोनों गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर मैं कहूं जब रिसोर्सेज
चेंज होने की वजह से दोनों गुड का प्रोडक्शन चेंज होगा, उसे बोलते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। जब रिसोर्सेज चेंज होने की वजह से, आज यदि इंडिया के अंदर एफडीआई इंक्रीज हुआ है, फॉरेन कंट्रीज से मनी की सप्लाई इंक्रीज हुई है, तो मैं चाहे राइस का प्रोडक्शन भी कर सकता हूँ, वीट का प्रोडक्शन भी कर सकता हूँ। पैसे से मैं वीट भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, राइस भी कर सकता हूँ, दोनों के कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो जब दोनों गुड का प्रोडक्शन चेंज होगा तब पीपीसी करेगा शिफ्ट। अब शिफ्ट में यदि रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो दोनों गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। यदि रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो दोनों गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, वीट का भी और राइस का भी। रिसोर्सेज यदि डिक्रीज होंगे तो दोनों गुड का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, वीट का भी और राइस का भी। शिफ्ट इन पीपीसी मींस व्हेन रिसोर्सेज चेंजेस आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ द गुड्स, देन पीपीसी शिफ्टेड। व्हेन रिसोर्सेज इंक्रीजेस, तो जब पहला मेरा जो ग्राफ है इंक्रीज इन रिसोर्स, जब रिसोर्स इंक्रीज होंगे तो पीपीसी शिफ्ट करेगा राइटवर्ड। जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो पीपीसी शिफ्ट होगा राइटवर्ड, और जब रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो पीपीसी शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। तो पीपीसी शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। पीपीसी लाइन शो करती है ऑप्टिमम प्रोडक्शन, कि हम सारे रिसोर्सेज यदि एंगेज कर दें बिजनेस के अंदर तो अधिकतम प्रोडक्शन होगा इस लाइन के ऊपर, अधिकतम प्रोडक्शन होगा इस लाइन के ऊपर। ये शो करती है पीपीसी लाइन। यदि रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बात करें पीपीसी रोटेट कब करेगा, पीपीसी रोटेट कब करेगा। अब रोटेशन का मतलब क्या है, रोटेशन का मतलब है केवल एक गुड का प्रोडक्शन चेंज होना। एक गुड का प्रोडक्शन चेंज होगा और दूसरे गुड का प्रोडक्शन चेंज नहीं होगा। रोटेशन ऑफ पीपीसी मींस व्हेन ओनली टेक्नोलॉजी चेंजेस। पीपीसी रोटेट केवल तब करेगा जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी। मेरे पास पहले दो गुण थे, वीट और राइस। वीट की टेक्नोलॉजी अलग है, राइस की टेक्नोलॉजी अलग है, दोनों के लिए तकनीक का इस्तेमाल अलग अलग होता है। तो आज मैं वीट की टेक्नोलॉजी राइस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और राइस की टेक्नोलॉजी वीट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी किसकी, प्रोडक्शन करने की। वीट की जो प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी राइस के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, ना ही राइस की टेक्नोलॉजी वीट के लिए इस्तेमाल हो पाएगी। मेरा वाई एक्सेस पे वीट है, एक्स एक्सेस पे राइस है। आज यदि राइस की टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, इफ टेक्नोलॉजी चेंजेस इन द रेस्पेक्ट ऑफ राइस, जो चावल बनाने की तकनीक है वो चेंज हुई है। अब चेंज का मतलब या तो नई टेक्नोलॉजी आएगी अपडेटेड, या तो नई टेक्नोलॉजी आएगी अपडेटेड टेक्नोलॉजी, या फिर जो भी हम टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट हो जाए, वो हो जाए पुरानी। यदि अपडेटेड टेक्नोलॉजी आती है, यदि अपडेटेड टेक्नोलॉजी आती है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। यदि मैं नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूंगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन यदि टेक्नोलॉजी पुरानी होगी तो प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगेगा। रोटेशन ऑफ पीपीसी मींस व्हेन टेक्नोलॉजी चेंजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ वन गुड ओनली। जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी केवल एक गुड के रेस्पेक्ट में, और केवल एक गुड का ही प्रोडक्शन चेंज होगा, दूसरे गुड के प्रोडक्शन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। केवल एक गुड का प्रोडक्शन चेंज होगा, दूसरे गुड के प्रोडक्शन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। यदि अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे प्रोडक्शन राइज होगा केवल एक गुड का, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे प्रोडक्शन डिक्रीज होगा केवल एक गुड का, दूसरे गुड के प्रोडक्शन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यदि हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यदि टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपडेटेड, तो इसका मतलब
प्रोडक्शन ज्यादा होगा किस गुड़ का, जिसके लिए टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। आज टेक्नोलॉजी चेंज हुई है इन दी रेस्पेक्ट ऑफ राइस ओनली। चावल की खेती करने के लिए नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इसका मतलब वीट का प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा। वीट जो पहले 15 टन प्रोड्यूस हो रहा था, 15 यूनिट जो प्रोड्यूस हो रही थी, वो तो 15 की 15 ही रहेंगी। लेकिन जो चावल की मैक्सिमम में 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, वो इंक्रीज हो जाएंगी, 5 से 6, 5 से 7, 5 से 8 कुछ ऐसा। यदि चावल की टेक्निक वही है, वीट की टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, तो वीट की जो पहले प्रोड्यूस हो रही थी 15, अब ये प्रोडक्शन इंक्रीज होगा 15 से 16, 15 से 18, 15 से 20, जो भी है। लेकिन यदि टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, लेकिन यदि टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, मैं जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था वो पुरानी हो गई, अब प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वीट और राइस के पे। यदि टेक्नोलॉजी पुरानी होती है तो मेरा जो प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन की लाइन या फिर जो पीपीसी रोटेट करेगा, वो करेगा इनवर्ड, अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से। ये मेरा ऑप्टिमम पीपीसी लाइन, वीट और राइस। राइस बनाने की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, तो इसका मतलब राइस का प्रोडक्शन कम होगा, राइस का प्रोडक्शन कम होगा। तो जो राइस का प्रोडक्शन पहले हो रहा था, सपोज ओपी, अब होगा ओपी 1। पहले राइस का प्रोडक्शन होता ओपी इतना, यहां से लेकर यहां तक। लेकिन अब राइस के प्रोडक्शन में कमी आई है इतने लेवल की, या कह सकते हैं राइस का प्रोडक्शन कम हुआ है P से P1 तक। राइस का प्रोडक्शन में जो कमी आई है वो आई है P से P1 तक। ये होता है इनवर्ड रोटेशन, इसे बोलते हैं इनवर्ड रोटेशन। कि जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी केवल एक गुड़ के रेस्पेक्ट में, और जब भी हम ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, तो फिर पीपीसी रोटेट रोटेट करेगा इनवर्ड। मैंने शिफ्ट और रोटेशन में कुछ ग्राफ की बात की है। पहला ग्राफ, जब रिसोर्सेज शिफ्ट होंगे दोनों गुड़ के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा ग्राफ, रिसोर्सेज पहले में इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरे में डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा राइट वर्ड शिफ्ट है और यहाँ पर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है। और जब मेरा पीपीसी रोटेट करेगा, एक गुड़ के रेस्पेक्ट में केवल रोटेशन होगा। रोटेशन राइट वर्ड भी हो सकता है और रोटेशन लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है। रोटेशन इनवर्ड, एक्स एक्सेस वाले गुड मतलब राइस के गुड में भी प्रोडक्शन चेंज हो सकता है और व्हीट के गुड में भी प्रोडक्शन चेंज हो सकता है। ये मेरे 4 ग्राफ हैं। तो जिस तरीके से, तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट शिफ्ट एंड रोटेशन का, कि रिसोर्सेज जब शिफ्ट, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे दोनों गुड के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर जब रिसोर्सेज चेंज होंगे दोनों गुड के कॉन्टेक्स्ट में, वो मेरा शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है। और जब रिसोर्सेज चेंज होंगे, केवल टेक्नोलॉजी चेंज होगी केवल एक गुड के रेस्पेक्ट में, वो मेरा रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट है।